नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद कौशल है और मैं आप सबों के बीच आज वर्तमान की बहुत ही ज्वलंत समस्या रसिया और यूक्रेन युद्ध के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। अगर हमें आज वर्तमान की घटनाओं को समझना है तो हमें इतिहास के तारीखों की ओर देखना होगा, क्योंकि आज की जिन घटनाओं को हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इतिहास की तारीखों में दफन होता है या इतिहास में उसका बीजारोपण हो गया होता है। शायद रसिया और यूक्रेन युद्ध को समझने के बाद ऐसा ही लगता है। हमें समझना होगा कि रसिया और यूक्रेन युद्ध के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो है क्रीमिया का क्षेत्र। आखिर वो क्षेत्र क्यों इतनी चर्चा में है और वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इन घटनाओं को समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। हमें जाना होगा द्वितीय विश्व युद्ध के समय। हम जाते हैं 1941 के समय, जब द्वितीय विश्व युद्ध अपनी चरम सीमा पे था। धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच युद्ध अपनी पराकाष्ठा पे था। उस वक्त जर्मनी ने सोवियत संघ के क्षेत्र क्रीमिया पर अधिकार कर लिया और वहाँ पे जर्मन की नाजी सेनाओं ने तरह तरह की बर्बरता की पराकाष्ठा को पार किया। 1944 आते आते सोवियत संघ की रेड सेना ने जर्मन सेना को खदेड़ दिया। उस वक्त सोवियत संघ के मालिक थे जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन ने इस युद्ध को समझने का प्रयास किया कि आखिर जर्मनी ने किस तरीके से हमारे क्षेत्र को अपने कब्जे में लिया, और उन्हें प्रतीत हुआ कि यूक्रेन के कुछ लोग जर्मन के साथ सम्मिलित हैं। और उन्होंने जब से इसे समझा वो धीरे धीरे वहाँ से अपने आप को संतुलित करना चाहा, उस क्षेत्र को अपने पक्ष में लाना चाहा और धीरे धीरे क्रीमिया की जो तातार समुदाय की बहुसंख्यक आबादी थी उसे अल्पसंख्यक बनाने के लिए वहाँ से उसे निर्वासित कर करीब 2 लाख तातार समुदाय के लोगों को निर्वासित कर साइबेरिया और मध्य पूर्व एशिया में निर्वासित कर दिया और वहाँ पे अपनी रूसी स्लाव जाति के लोगों को लाके बसाया, जिससे कि वहाँ पे रूसी वर्चस्व का आगाज़ हो और वहाँ पे रूसी जातियों की जनसंख्या बहुसंख्यक आबादी हो जाए। 1953 आते आते स्टालिन की मृत्यु हो जाती है और सोवियत संघ की चाबी चली जाती है निकिता खुश्चेव के पास। निकिता खुश्चेव इतिहास में स्टालिन के धूर विरोधी कहे जाते हैं। वर्ष था 1954 का और यूक्रेन रूसी जारडूम में सम्मिलित होने की अपनी 300वीं वर्षगांठ मना रहा था और उसी वर्षगांठ के अवसर पर निकिता खुश्चेव ने यूक्रेन को क्रीमिया का क्षेत्र दे दिया, यूक्रेनी रूसी मैत्री संबंध के तहत। बात यहीं आगे नहीं बढ़ती है। इन घटनाओं को समझने के लिए हमें और आगे जाना होगा। हमें जाना होगा 1991 में, जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, सोवियत यूनियन टूट जाता है और यूक्रेन भी अपने आप को आज़ाद घोषित करता है और यहीं से रसिया और यूक्रेन के बीच की अदावतें स्टार्ट हो जाती है। यहीं से रसिया और यूक्रेन के बीच खटपटाहट स्टार्ट हो जाती है। अब इन दोनों देश के बीच का जो क्षेत्र था वो क्रीमिया ही सबसे बड़ा कारण बनता है, क्योंकि अब क्रीमिया में क्या होता है कि जो तातार समुदाय के निर्वासित लोग थे वो धीरे धीरे अपने देश लौटने लगते हैं क्रीमिया, और वहाँ पे रूस की जो पहले से ही जनसंख्या रह रही थी वो बहुसंख्यक हो जाती है और धीरे धीरे वहाँ पे अलगाववाद का प्रभाव पड़ता है। अब हम आते हैं 2018 की घटना में। 2018 के टाइम आर्थिक मंदी का दौर था। यूक्रेन में भी आर्थिक मंदी अपने चरम सीमा पे था और यूक्रेन चाह रहा था कि हम यूरोपीय यूनियन के साथ हो जाए। 2013 का वक्त आता है। विक्टर
यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति थे। उन्होंने यूरोपियन यूनियन में जाने की मंशा को खारिज कर दिया, जिससे कि यूक्रेन के लोग बहुत गुस्से हुए और वो सड़कों पर आ गए। इस डर को देखते हुए विक्टर यानुकोविच को रूस के क्षेत्र में भागना पड़ा। उसी वक्त फरवरी 2014 में रूस ने क्रीमिया के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और साथ ही साथ डॉनबास का क्षेत्र, जिसमें लुहांस्क डोनेट्स्क आता था, वहाँ पे भी रूस ने अपना कब्जा जमा लिया। और रूस ने उसके बाद वहाँ जनमत संग्रह भी कराया, और जनमत संग्रह में रूस के साथ जाने के लिए लोग, जो वोटें पड़ी उसमें रूस के साथ जाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी। ये होना भी था, क्योंकि रूस, स्टालिन ने इतिहास की तारीखों को देखें हम तो स्टालिन ने वहाँ पे क्या किया था, तातार समुदाय के लोगों को निर्वासित किया था और स्लाव की संख्या बढ़ाई। तो इसका कारण यही निकला कि जब जनमत संग्रह इतने वर्षों के बाद हुआ तो वो रूस के पक्ष में गया, जिसे संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने नहीं माना इसे। लेकिन क्या इन रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच क्या ये सिर्फ क्रीमिया का क्षेत्र के इस एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण का ये दोष था? नहीं, क्रीमिया का एक सामरिक महत्व भी था। क्रीमिया दो ओर से काला सागर से घिरा है, एक तरफ से अजोव सागर से घिरा हुआ। ये एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है और काला सागर के क्षेत्र में रसिया चाहता है कि अपना वर्चस्व स्थापित हो। उसके बहाने वो तुर्की, रोमानिया, बुल्गारिया और जॉर्जिया पे शिकंजा कसना चाहता है। और काला सागर को तेल और प्राकृतिक गैसों का भंडार है वहाँ पे, तो रूस चाहता है कि इस पे हमारा अधिकार हो और यूरोपीय देश चाहते हैं कि इस पे हमारा अधिकार हो। और अगर हम भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो यूक्रेन का जो क्षेत्र है वो यूरोपीय यूनियन के देशों के साथ और रूस के बीच में एक बफर जोन का काम करता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, यूक्रेन नेटो के साथ जाना चाहता है, जो रसिया को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि नेटो में जाने का अर्थ होता है कि अगर कोई देश नेटो में सम्मिलित होता है, अगर उस पर कभी कोई हमला होता है तो वो नेटो के सारे देशों पे हमला माना जाता है। लेकिन इन घटनाओं को समझने के बाद, इन युद्ध के कारणों को समझने के बाद हमें समझना होगा कि इस युद्ध का विश्व की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर विश्व की अर्थव्यवस्था पे प्रभाव को जानना है तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि रूस और यूक्रेन का विश्व की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। रूस जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, रूस जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक देश है, रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कोयला का निर्यातक देश है, रूस दुनिया का गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पोटास उर्वरक का उत्पादक देश है। यूक्रेन गेहूं का 5वां निर्यातक देश है, मकई या मक्के का तीसरा निर्यातक देश है, और रूस और यूक्रेन दुनिया के टॉप सनफ्लावर ऑयल के निर्यातक हैं। ये इनका विश्व की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इन युद्ध की वजह से जो विश्व की अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक असर पड़ेगा, हम उसके ओर जाते हैं। तो सबसे पहले विश्व की अर्थव्यवस्था में ऊर्जा के जो क्षेत्र हैं, उसकी जो पाइपलाइन से ऊर्जा जाती है, गैस पाइपलाइन, वो रूस के मार्ग पे की ओर से जाती है। तो जाहिर सी बात है यूरोपीय देशों की गैस पाइपलाइन का जो माध्यम है उस पर कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। रूसी बैंकों के प्रतिबंध से आपूर्ति श्रृंखला बाधित होगी, तेल की कीमतें बढ़ेंगी जो कि करीब 110 से $115 प्रति हो गई है। परिवहन और समुद्री रेल यातायात के साधन और भी जटिल होंगे और कारखाने, बंदरगाह, खाने योग्य तेल, फूड सप्लाई बढ़ती कीमतों पे इसका बहुत ही व्यापक असर पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि इन युद्ध से
भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है? भारत की अर्थव्यवस्था पे अगर हमें जानना है तो सबसे पहला तो जो प्रभाव पड़ेगा वो ये होगा कि तेल की कीमतों पे दबाव बढ़ेगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि हमारी ज़रूरतों का करीब 85% तेल हम आयात करते हैं। गैस, पेंट्स, रसायन, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, विमानन जैसे कई उद्योगों पे प्रभाव पड़ेगा। प्लास्टिक, रेजिन, एपॉक्सी, उर्वरक, पर्सनल केयर और मुद्रास्फीति पर दबाव पड़ेगा। वैश्विक कीमतों में वृद्धि से भारतीय गेहूं के निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा और शायद गेहूं के की कीमतें बढ़नी प्रारंभ भी हो गई है। गुजरात, यूपी और राजस्थान जैसे राज्यों में 2400 से 2500 प्रति क्विंटल गेहूं का रेट है। सरकारी खरीद में कमी आएगी। एफसीआई अपने स्टॉक को कम करेगी। वनस्पति तेल, पाम ऑयल, कपास की कीमतें बढ़ेंगी। चालू खाता घाटा बढ़ेगा। रुपए में मूल्य ह्रास होगा। निवेश पे बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इसका एक जो सबसे बड़ा सकारात्मक दृष्टिकोण होगा वो कि हम अब स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने के लिए और अग्रसर होंगे। अब हमें ये देखना है कि संक्षेप में कि सरकारों को क्या करना चाहिए। हमारी सरकारें इस और क्या कर सकती हैं। सबसे पहले तो उन्हें नीतिगत बदलाव करने होंगे। स्वच्छ ऊर्जा की साधनों की ओर बढ़ना होगा। निर्यात बढ़ाने के प्रयास करने होंगे। इथेनॉल उत्पादन और स्वच्छ ऊर्जा शोध को बढ़ावा देना होगा। स्ट्रैटेजिक रिजर्व में वृद्धि करनी होगी। उत्पादन शुल्क में कमी करनी होगी। इन युद्ध के बाद बहुत सारे सवाल उठते हैं। क्या अब हम परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? तो हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि इस युद्ध को देखते हुए आज विश्व परमाणु युद्ध के मुहाने पे भी खड़ा है और शायद इस युद्ध के बाद छोटे छोटे जो देश है वहाँ परमाणु हथियारों की होड़ सी न लग जाए, इसका डर पूरी विश्व बिरादरी में अभी है। और इस पूरे युद्ध का जो एक बहुत ही व्यापक पक्ष है वो मानवीय पक्ष होता है, क्योंकि युद्ध को कभी भी हम जायज़ नहीं कर सकते। युद्ध को कभी भी हम अच्छा नहीं कह सकते। युद्ध से ज़मीन के हम टुकड़ों को जीत सकते हैं, लेकिन शायद वहाँ के लोगों के दिलों को नहीं जीता जा सकता, क्योंकि युद्ध के बाद शरणार्थी समस्याएं बढ़ती हैं। बहुत सारे बच्चों से उनके घर वालों का साया छूट जाता है। बहुत का घर बार खत्म हो जाता है। हम युद्ध के बाद शायद समझौते कर सकते हैं, दो देश आपस में मिल सकते हैं, लेकिन उन जख्मों पे हम कभी भी भर नहीं सकते। ये युद्ध की और युद्ध को किसी भी तर्क से हम शायद मेरे दृष्टिकोण से हम उसे जायज़ नहीं ठहरा सकते। और जो सबसे अंतिम का पैराग्राफ जिसे कह सकते हैं कि इसमें भारत का क्या पक्ष हो। भारत आज तटस्थ की भूमिका में है। भारत अपने गुटनिरपेक्ष की नीति से आगे चल रहा है और भारत पूरे विश्व बिरादरी में शांति स्थापित करने के कार्यों को बढ़ावा दे रहा है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।